नमस्कार, मैं अजय कुमार अनुरागी, अध्यापक एसपीआई इंटर कॉलेज सिविल लाइन झांसी। बच्चों, आज हम माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश कक्षा 11 विषय राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार के अध्याय 5 विधायिका के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस अध्याय को हमने 2 भागों में विभक्त किया है, तो आज हम सबसे पहले इसके प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। तो इस भाग में हम निम्नलिखित बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जानेंगे कि विधायिका का महत्व क्या है, इसके महत्व को जान सकेंगे, संसद के कार्य और शक्तियों को समझ सकेंगे, कानून कैसे बनता है इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जानेंगे कि संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। साथ ही साथ हम जान पाएंगे कि संसद अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि संसद हमें क्यों चाहिए, संसद की हमें आवश्यकता क्यों होती है। विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से कानून बनाना भी एक कार्य है। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का एक केंद्र है। संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं। सदन में बहस, बहिर्गमन, विरोध प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि इसे अत्यंत जीवंत रखते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यह वास्तव में प्रतिनिधिक लोकतंत्र का आधार है। एक उदाहरण के द्वारा बच्चों हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि विधायिका की हमें आवश्यकता आखिर क्यों है। 28 फरवरी 2002 की घटना है। केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह ने केंद्रीय बजट प्रस्ताव में 50 किलोग्राम यूरिया खाद की बोरी की कीमत 12 रुपये बढ़ाने तथा अन्य खादों के दामों में कुछ वृद्धि करने का प्रस्ताव की घोषणा की। इसमें खाद के दामों में 5% की वृद्धि हुई। 11 मार्च 2002 को विपक्ष के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के कारण वित्त मंत्री महोदय को खाद के दामों में वृद्धि का जो प्रस्ताव था उनका, उसको उन्हें वापस लेना पड़ा। तो विपक्ष कहाँ भूमिका निभाता है, विपक्ष की क्या भूमिका होती है, आपने संसद के माध्यम से देखा। जैसा कि हम बता चुके हैं कि हमारे संविधान में राज्य की शक्तियों को 3 अंग में बांटा गया है। इसका हम अध्ययन पूर्व के अध्यायों में कर चुके हैं। तो हम राज्य की 3 शक्तियां जो हैं, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, सभी के अलग अलग कार्य हैं। जैसे कि विधायिका इसका जो मुख्य कार्य है, विधानपालिका का काम विधि निर्माण करना है। कार्यपालिका जो होती है, इस कार्यपालिका का काम विधियों का क्रियान्वयन करना है। इसी प्रकार न्यायपालिका का कार्य प्रशासन की देखरेख, विवादों का फैसला और विधियों की व्याख्या करने का काम इसको सौंपा गया है। यहाँ इस चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं कि विधायिका के 2 भाग हैं, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर जिसे संसद कहते हैं अर्थात पार्लियामेंट, इसके 2 भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसके 2 सदन, राज्यसभा जो कि उच्च सदन है और लोकसभा इसका जो निम्न सदन है। इसी प्रकार से राज्यसभा या राज्य में जो स्टेट में होता है विधानमंडल, जिसको कि विधानसभा कहते हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं द्विसदनात्मक व्यवस्था है। प्रथम सदन को जो कि निम्न होता है उसको विधानसभा कहते हैं और उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार सदन में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है। हमने देखा कि हमारा जो देश है द्विसदनात्मक है। केंद्र में देखते हैं तो राज्यसभा और लोकसभा। अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद। तो प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे हम लोग द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद में एक सदन को राज्यसभा और दूसरे सदन को लोकसभा कहा जाता है। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। तो यह जो प्रावधान है ये हमारे संविधान की ओर से प्रदत्त है
कि हमारा देश जो है वह द्विसदनात्मक विधायिका वाला होगा। अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में केवल 7 राज्य ही ऐसे हैं जहां पर कि द्विसदनात्मक विधायिका इस समय विद्यमान है, और विविधताओं से भरपूर बड़े देश प्राय जो होते हैं वो द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं, ताकि भी अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों या भागों का समुचित प्रतिनिधित्व उसमें दे सकें। जो द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ यह भी है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन पर पुनर्विचार हो सकता है। अगर एक सदन द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के निर्णय में भेजा जाता है, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार किया जाता है। इससे हर मुद्दे को 2 बार सोचने और उसे जांचने का मौका मिलता है। यदि एक सदन जल्दबाजी में किसी का कोई गलत निर्णय ले लेता है तो दूसरा सदन में बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार संभव हो पाता है। हमारे देश में ऐसे कौन कौन से प्रदेश हैं जहां पर कि द्विसदनात्मक विधायिका पाई जाती है, तो हम देखेंगे इस भारत के मानचित्र के माध्यम से कि हमारे देश में द्विसदनात्मक विधायिका वाले मुख्य रूप से 7 राज्य हैं। अब इसमें से जम्मू और कश्मीर जो राज्य है वह केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। उसके पूर्व यह द्विसदनात्मक विधायिका वाला राज्य था। अब अगर हम इस भारत के मानचित्र के माध्यम से देखते हैं तो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यह वो राज्य हैं जहां पर कि द्विसदनात्मक विधायिका पाई जाती है। अब बच्चों बात करते हैं राज्यसभा की। तो आइए बच्चों हम समझते हैं कि राज्यसभा क्या है। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट का गठन किया गया था। यह गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी और 23 अगस्त 1954 को सभापति ने सदन में घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। तो यह जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, पहले इसका नाम राज्यसभा का काउंसिल ऑफ स्टेट हुआ करता था, लेकिन 1954 के बाद इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट से हटा करके राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा के स्वरूप की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं और बाकी के 238 सदस्य जो हैं चौथी अनुसूची में जनसंख्या के आधार पर राज्यों से चुने जाते हैं। यह जो संविधान की चौथी अनुसूची है यह प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या को निर्धारित करती है। अर्थात इस चौथी अनुसूची में किस राज्य से कितने सदस्य संसद भेजे जाएंगे उनकी संख्या निर्धारित की गई है। वर्तमान समय में राज्यसभा की प्रभावी जो संख्या है वह 245 है और राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्यों सहित यह 245 है। इसमें से 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, वह जो 12 सदस्य नामित होते हैं वह विशेष तौर पर साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान हो, ऐसे विशेष व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। अगर राज्यवार सदस्यों की सूची देखें तो इस भारत के मानचित्र में आप देख रहे हैं कि जो बड़ी संख्या है किसी भी राज्य में आप अंकित देख रहे हैं वह उस प्रदेश की लोकसभा की संख्या को प्रदर्शित करता है और उसी राज्य में जो नीचे संख्या दी गई है वह उस राज्य से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होंगे उसकी संख्या निर्धारित करती है। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं 80 और 31, 80 एंड 31 की संख्या हमें दिखाई दे रही है। अर्थात हमारे इस उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य जो हैं वो लोकसभा के लिए निर्वाचित होंगे और 31 जो हैं वह उत्तर प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटें निर्धारित हैं। इसी प्रकार से आप बड़े बड़े जो राज्य देखेंगे जैसे महाराष्ट्र है, इसमें 48 लोकसभा की सीटें हैं और 19 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से आप समझ लें कि राज्य का नाम दिया गया है, सदस्यों की संख्या दी गई है, तो किस राज्य में राज्यसभा के कितने सदस्य नामित होंगे वह पूरे देश का हमारा ये चार्ट है। आंध्र प्रदेश में जैसे कि 11, अरुणाचल प्रदेश में 1,
असम में 7, बिहार में 16। इस प्रकार से आप पूरा इसको देख सकते हैं कि क्रम से दिया गया है किस राज्य में कितने सांसद जो हैं, जो राज्यसभा के सदस्य होंगे वो नामित हो जो चुने जाएंगे, किस राज्य से कितने हैं, उनकी संख्या यहाँ पर निर्धारित की गई है। आगे हम देखते हैं कि राज्यसभा सदस्य हेतु क्या पात्रता है, कौन कौन सी ऐसी विशेष अर्हताएं होनी चाहिए। तो संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए कुछ अर्हताएं हैं वो निर्धारित की गई हैं कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। यहाँ क्रम से आप देखें उनको कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। तो प्रथम जो शर्त है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और निर्वाचन आयोग द्वारा निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेनी चाहिए या प्रतिज्ञान करना चाहिए और उस पर अपने हस्ताक्षर करनी चाहिए। अर्थात तीसरी अनुसूची के अंतर्गत जो भी प्रावधान किया गया है उस पर उनको अपने हस्ताक्षर करने होते हैं, उसका प्रतिज्ञान लेना होता है। यह तीसरी अनुसूची क्या है? इस तीसरी अनुसूची में देश के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, सर्वोच्च पदाधिकारी जिन्हें कहते हैं, जैसे राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुए, मंत्री हुए, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनके पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख होता है। तो बच्चों आपने समझ लिया है कि हमारे देश में जो तीसरी अनुसूची है उस तीसरी अनुसूची में जो देश के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं उनके द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा सदस्य के लिए जो दूसरी मुख्य शर्त है कि उसे कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए, अर्थात उसकी आयु जो हो कम से कम 30 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। और तीसरी शर्त है कि उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाए, अर्थात संसद के द्वारा जो भी निर्धारित की जाएंगी वह सारी अर्हताएं उस व्यक्ति विशेष के पास होनी चाहिए, तभी वह राज्यसभा का सदस्य नामित हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि राज्यसभा की जो सीटें हैं वो किस हिसाब से राज्यवार डिवाइड की गई हैं। तो आबादी के हिसाब से राज्यों को राज्यसभा की सीटें निर्धारित की गई हैं। संविधान की अनुसूची 4 के मुताबिक किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, ये उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आबादी के आधार पर तय होता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिए 31 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 19 सीटें, इसी तरह पश्चिम बंगाल और बिहार में 16-16 सीटें हैं। वहीं गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय जैसे राज्यों में केवल एक सीट राज्यसभा के लिए निर्धारित की गई है। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या इस समय वर्तमान में 233 हो जाती है। इस समय अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों से कोई भी प्रतिनिधि राज्यसभा के लिए इस समय नहीं चुना जाता है। यानी वर्तमान में जो राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या है वह 245 है, 12 राष्ट्रपति के द्वारा नामित सहित। तो बच्चों जैसा कि हम जान चुके हैं कि राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है, उन्हें दोबारा निर्वाचित भी किया जा सकता है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते। इसकी बहुत बड़ी खासियत है कि जो भी इनका चुनाव होता है वो एक साथ नहीं होता है, ना ही इनके समस्त जो सदस्य हैं एक साथ अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं वो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और 1/3 सदस्यों की सीटों के लिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुनाव होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राज्यसभा कभी ना भंग होने वाली एक संस्था है और इसीलिए इसको संसद के स्थायी सदन के रूप में हम लोग जानते हैं। इस व्यवस्था का लाभ यह है कि जब लोकसभा भंग होती है और चुनाव होने होते हैं तब राज्यसभा की बैठक बुलाई जाती है और जरूरी मामलों का निपटारा राज्यसभा के माध्यम से किया जाता है। तो आइए बच्चों हम जानने का प्रयास करते हैं कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, कौन देता है वोट, किस प्रकार से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा चुनाव में विधायक यानी एमएलए
हिस्सा लेते हैं। विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी राज्यसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। एमएलए अर्थात विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलसी अर्थात राज्य परिषद या विधान परिषद का सदस्य, लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी होता है। इसमें जो चुनाव का वोटिंग का फॉर्मूला है वह विधायकों की कुल संख्या बटे खाली सीटें +1, अर्थात जिस प्रदेश में विधायकों की जितनी संख्या होगी उतनी संख्या में खाली सीटों से भाग देंगे और उसमें एक जोड़ेंगे, जो आएगा उसमें एक ऐड करना है। यानी किसी राज्य की राज्यसभा की खाली सीटों में एक जोड़कर उससे कुल विधानसभा सीटों को विभाजित किया जाता है। इससे जो संख्या आती है फिर उसमें एक जोड़ दिया जाता है। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में 7 सीटें खाली हैं। महाराष्ट्र में कुल विधायक हैं 288। अब समझिए कि राज्यसभा सीटों की संख्या 7, इसमें एक जोड़ना होगा, हो गया 8। अब इस 8 से विधायकों की संख्या यानी 288 को भाग दिया जाएगा, नतीजा आएगा 36। अब इसमें फिर से एक जोड़ दिया जाएगा और नतीजा आएगा 37। यानी राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र से एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 37 वोट की आवश्यकता या 37 वोट मिलना जरूरी होता है। इसी प्रकार अगर सीटें कम होती हैं तो उसी हिसाब से वोटों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे अगर राजस्थान में 3 सीटों पर चुनाव होना है तो राजस्थान में 200 विधायक हैं तो 3 में एक जोड़ेंगे, आएगा 4। अब इस 4 से 200 में भाग देंगे, नतीजा आएगा 50। अब इसमें एक जोड़ा जाएगा तो होगा 51, यानी कि चुनाव में राजस्थान में एक सीट के लिए 51 विधायकों के वोट होने चाहिए। लेकिन विधायक सभी सीटों के लिए वोट नहीं करते हैं। यह बहुत ध्यान देने वाली बात है राज्यसभा के लिए कि राज्यसभा के जो भी के सदस्य के चुनाव के लिए जो भी विधायक वोटिंग करते हैं वह सिर्फ एक व्यक्ति को चुनने के लिए ही वोट कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो केवल सत्ताधारी दल के उम्मीदवार ही जीतेंगे। प्रत्येक विधायक को का जो वोट होता है एक बार ही गिना जाता है, इसलिए भी हर सीट के लिए वोट नहीं कर सकते हैं। ऐसे में विधायकों को चुनाव के दौरान प्राथमिकता के आधार पर वोट देना होता है। उन्हें बताना होता है कि उनकी पहली पसंद कौन है और कौन दूसरी। पहली पसंद के वोट जिसे ज़्यादा मिलेंगे, अगर वो 50% से एक अधिक होता है तो वह जीता माना जाएगा। अगर नहीं होता है तो उसके बाद द्वितीय वरीयता के क्रम के वोटों की गिनती की जाती है। तो बच्चों, क्या आप मानते हैं कि राज्यसभा की संरचना ने भारत में राज्यों की स्थिति को संरक्षित किया है? क्या राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष ना होकर प्रत्यक्ष होने चाहिए? इससे क्या फायदा या नुकसान होगा? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको मनन चिंतन के द्वारा हल करना है। इसका आपको जो उत्तर है वो निकालना है। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भारत की तरह अमेरिका संसद में भी 2 सदन होते हैं? पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, इसके सदस्यों की संख्या 435 है। दूसरे सदन सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका में 91 राज्य, कोलंबिया से 3 सदस्य आते हैं। अमेरिका के द्वितीय सदन अर्थात सीनेट में प्रत्येक राज्य को समानता या उसको समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यह सभी राज्यों में समानता स्थापित करता है। जबकि हम भारत में देखते हैं कि यहाँ भारत में प्रत्येक राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। जबकि अमेरिका में क्या है कि प्रत्येक राज्य को बराबर बराबर हिस्सेदारी दी गई है। इसी प्रकार जर्मनी में भी द्विसदनात्मक विधायिका है। दोनों सदनों को बुंदेसटैग अर्थात फेडरल असेंबली और बुंदेसरैट फेडरल काउंसिल कहते हैं। असेंबली का चुनाव जो है प्रत्यक्ष और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एक मिलीजुली जटिल प्रक्रिया से 4 वर्ष के लिए होता है। अब बच्चे आइए हम अध्ययन करते हैं लोकसभा का। राज्यसभा को समझने के बाद लोकसभा जो द्वितीय सदन है, जिसे निम्न सदन कहते हैं संसद का, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे चुनाव करती है या जनता जो होती है सीधे इन सदस्यों को चुनती है।
इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए पूरे देश को और विधानसभा चुनाव के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। यह जो चुनाव होता है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। सबसे पहले हम समझते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है उससे जाति, पंथ, धर्म, लिंग, साक्षरता, धन और किसी भी भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार होता है। अर्थात 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के वोट दे सकता है। इसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर वोटिंग होती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। इस समय लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यह संख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है। तो लोकसभा के लिए सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन की सरकार जो होती है अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दें तो लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा सदस्य के लिए अनिवार्य योग्यता या नियम क्या होने चाहिए? तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम ना हो, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि 1971 की जनगणना से लोकसभा में सीटों की संख्या नहीं बढ़ी है? क्या आप मानते हैं कि इसे बढ़ाना चाहिए? इसके लिए क्या आधार होना चाहिए? इस प्रश्न का या इस प्रश्न के उत्तर का आप मनन करें। इसको अवश्य आप अपने विवेक के आधार पर इसका लिखें। इसके बाद हम देखते हैं कि संसद के कौन कौन से कार्य हैं। तो मुख्य रूप से संसद के निम्नलिखित कार्य आप यहाँ देख रहे हैं। विधायी कामकाज, कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, वित्तीय कार्य, प्रतिनिधित्व, बहस का मंच, संवैधानिक कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य और न्यायिक कार्य, यह संसद के विभिन्न कार्य हैं। तो आइए सबसे पहले क्रम से इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले विधायी कामकाज। संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्रायः नियमों को केवल स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। विधेयकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती है। विधेयक का उद्देश्य और संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया सकता। संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। वह कर भी सकते हैं, पर बिना सरकार के समर्थन के ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं होता है। दूसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखने तथा जनता जिसने उसे चुना है के प्रति उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना होता है। तीसरा इसका जो मुख्य कार्य है वह है सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं और इन कामों पर धन खर्च होता है। यह धन कहाँ से आता है? प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है, लेकिन लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। यदि भारत सरकार कोई नया कर प्रस्ताव लाए तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। संसद की वित्तीय शक्तियां उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती हैं। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। संसद यह भी सुनिश्चित करती है कि सरकार ना तो गलत खर्च करे और ना ही ज़्यादा खर्च करे। इसके बाद है प्रतिनिधित्व।
संसद के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात संसद ऐसे सदस्यों को चुनती है जिससे कि देश के समस्त क्षेत्र और हर तरह के सामाजिक लोग, आर्थिक, ऐसा भी ना हो कि सिर्फ अर्थ से संपन्न लोग ही उसमें सम्मिलित हो सकें या किसी धर्म विशेष के लोग सम्मिलित हो सकें। अर्थात हमारा संसद जो है, हमारे संसद के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वह देश के प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते हैं। इसके बाद है बहस का मंच। बहस का मंच संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। यह विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। इसके बाद बच्चों आता है संवैधानिक कार्य कि हमारे देश की संसद के कौन कौन से संवैधानिक कार्य हैं। तो संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियां एक समान हैं। प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से इसको पारित होना जरूरी होता है। सातवां है निर्वाचन संबंधी कार्य। संसद चुनाव संबंधी भी कुछ कार्य करती है। यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। इसके अलावा हमारी संसद के कुछ न्यायिक कार्य भी हैं, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के प्रस्ताव पर विचार करना कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा उनको शपथ दिलाना। तो बच्चों, इस अध्याय के प्रथम भाग में हमने विधायिका के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा का अध्ययन किया। अगले भाग में हम लोकसभा तथा राज्यसभा की विभिन्न शक्तियों का अध्ययन करेंगे। साथ ही संसद कैसे कानून बनाती है इसके बारे में जानेंगे। तो इस भाग में अभी हमने जो अध्ययन किया है उसका एक बार पुनरावलोकन करते हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ के अंतर्गत जाना कि हमें संसद की क्यों आवश्यकता है, राज्य की शक्तियों के विभिन्न अंगों की जानकारी प्राप्त की, द्विसदनात्मक विधायिका वाले राज्यों के बारे में जाना, राज्यसभा एवं विधानसभा के गठन व स्वरूप को समझा, संसद के विभिन्न कार्यों के बारे में अध्ययन किया। बच्चों, अब आपको गृह कार्य करना है। यहाँ आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इनका उत्तर आपको तैयार करना है। पहला है, यदि हम सीधे सीधे अपने या अपना प्रधानमंत्री और मंत्रीगण चुन लें और शासन का काम उन पर छोड़ दें तो हमें विधायिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप इससे सहमत हैं? अपना उत्तर का कारण आप बताएं, यह आपको लिखना है। दूसरा है, किसी कक्षा में द्विसदनात्मक या द्विसदनीय प्रणाली के गुणों पर बहस चल रही है। चर्चा में निम्नलिखित बातें उभर कर सामने आई। इन तर्कों को पढ़िए और इनसे अपनी सहमति एवं असहमति के कारण आप बताइए। पहली स्टूडेंट है नेहा, उसने कहा कि द्विसदनीय प्रणाली जो है का कोई उद्देश्य नहीं हो सकता या इससे कोई उद्देश्य नहीं सकता। इसका संबंध में आपको सहमति और असहमति में आपको कारण बताना है। इसके पक्ष और विपक्ष में आपको उत्तर लिखना है। दूसरी छात्रा समा का तर्क था कि राज्यसभा में विशेषज्ञों का मनोनयन जो है होना चाहिए। इसके संबंध में आपके क्या तर्क हैं? तीसरे स्टूडेंट त्रिदेव ने कहा कि यदि कोई देश संघीय नहीं है तो फिर दूसरे सदन की जरूरत नहीं रह जाती है। इसका उत्तर भी आपको पक्ष या विपक्ष में देना है। तो बच्चों, यहाँ हमारा अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।